बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज सोशियोलॉजी का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जेवनाइल डेलिंक्वेंसी को डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, लॉ के रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें और इसके अलावा जो सोशियोलॉजी के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उस उनके लिए भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जेवनाइल डेलिंक्वेंसी जो है इसमें जो ये डिफरेंट टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे, जिसमें रिस्क फैक्टर्स हैं और प्री डिटेक्टर्स हैं। इसके बाद लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, डीलिंग विद जेवनाइल डेलिंक्वेंसी है। इसके बाद प्रिवेंटिंग जेवनाइल डेलिंक्वेंसी है। तो और स्टैटिक्स हैं, जो ग्राफ है इसके रिलेटेड। तो ये चीजें जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले अगर हम देखें कि जेवनाइल डेलिंक्वेंसी है क्या, एक्चुअली इनके लिटरल मीनिंग्स देखें तो जेवनाइल्स मीन्स है चाइल्ड। जेवनाइल्स मीन है अंडर द 18 जो एज ऑफ मेजोरिटी है, जो पाकिस्तान में या किसी भी मुल्क में जो बलूगत या एज है, जो डिटरमिन्ड एज है, उससे कम एज के जो बच्चे हैं उनको जेवनाइल कहा जाता है। और पाकिस्तान में जेवनाइल क्राइम्स के रिलेटेड बाकायदा तौर पर एक लीगल सिस्टम मौजूद है, जिसमें जेवनाइल कोर्ट्स भी हैं। यही हमारी मजिस्ट्रेट की कोर्ट्स जब जेवनाइल केसेस सुनती हैं तो एज अ जेवनाइल कोर्ट वो केसेस सुनती हैं। और इसके बाद जेवनाइल एक्ट्स भी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो जेवनाइल डेलिंक्वेंसी है। अगर हम इसको लिटरल मीनिंग्स में देखें तो जेवनाइल डेलिंक्वेंसी मीन्स है a minor when a minor violate any law or violate any social norms is called juvenile delinquency। सिंपल वर्ड्स में आप यूं भी कह सकते हैं कि जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी से मराद बच्चों का डिफरेंट क्रिमिनल एक्टिविटीज या क्राइम्स में इन्वॉल्व होना। वो क्राइम अगेंस्ट द स्टेट लॉ भी हो सकते हैं, वो क्राइम्स अगेंस्ट द सोसाइटी लॉ भी हो सकते हैं। तो उनमें इन्वॉल्व होना या वो पार्टिसिपेट करना या वो क्राइम्स खुद से कमिट करना जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक कि आप इसको समझ गए होंगे। अब अगर हम इसकी डेफिनेशंस को देखें तो डेफिनेशंस में सबसे पहले जो बिहेवियर है, द बिहेवियर ऑफ माइनर चाइल्ड, एक छोटे बच्चे का बिहेवियर दैट इज मार्क्ड बाय द क्रिमिनल एक्टिविटीज। ऐसा बिहेवियर या ऐसे उसके अमल या ऐसा उसका काम जो कि क्रिमिनल एक्ट्स कहलाएं, या जो जिसको सोसाइटी या स्टेट लॉ जो है वो क्रिमिनल एक्ट मार्क कर दे, ये एक्टिविटीज, ये उसकी एसोसिएशन, ये उसकी पार्टिसिपेशन जो है वो जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी कहलाएगी। इसके बाद अ वायलेशन ऑफ अ लॉ बाय अ माइनर, इन सिंपल वर्ड्स में ये डेफिनेशन है कि अ वायलेशन ऑफ द स्टेट लॉ बाय द माइनर विच इज नॉट पनिशेबल बाय डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो ये जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी है। मीन्स ये है कि वो ऐसी वायलेशन करता है जिसकी पनिशमेंट डेथ सेंटेंस नहीं है और ना ही लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। तो ऐसे जो जराइम्स हैं वो जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी में आएंगे। अब इसको मजीद इसको डिस्कस किया जाए तो इन द सोसाइटी व्हेन अ चाइल्ड पार्टिसिपेट आर टू कमिट, या तो वो किसी ग्रुप के साथ पार्टिसिपेट करता है किसी भी तरह के क्राइम में, या वो खुद कमिट करता है क्राइम। अब वो क्राइम क्या हो सकता है? वो क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी हो सकता है, वो स्नैचिंग हो सकता है, वो चोरी हो सकता है, या इससे रिलेटेड दूसरे क्राइम्स हो सकते हैं। वो सोशल नॉर्म्स जो हैं, ऐसी सोशल नॉर्म्स जो एडमिटेड डिटरमिन्ड हो, जो डिटरमिन्ड बाय द सोसाइटी हो और जिसको फॉलो किया जा रहा हो, जिसको आपका कस्टमरी लॉ भी कहते हैं, जिसको आप कस्टमरी लॉ भी कहते हैं। तो ऐसे कवानीन अगर जुवेनाइल या चाइल्ड तोड़ेगा, वो पार्टिसिपेट करेगा इन द ग्रुप्स, और वो खुद ये तोड़ता है, कवानीन वायलेट करता है, तो इसको जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी कहा जाएगा और ऐसे चाइल्ड को डेलिंक्वेंट कहा जाएगा। ठीक है। और इस अमल को, इस प्रोसेस को जुवेनाइल
डेलिंक्वेंसी कहा जाए। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, इसमें नेक्स्ट है रिस्क फैक्टर्स एंड प्रीडेक्टर्स। मतलब एक कौन से रिस्क फैक्टर हैं, वो कौन सी, जब एक जो जेवनाइल है वो ऐसे मामलात में इंडल्ग होता है या पार्टिसिपेट करता है या वो ऐसे मामलात में शामिल होता है। तो जो डिफरेंट जूरिस्ट हैं वो डिफाइन करते हैं कि 6 to 12 ईयर ऑफ एज ऑफ अ जेवनाइल और अ चाइल्ड, ये वो टाइम है जब बच्चा इंडिपेंडेंट होना सीख रहा होता है, जब एक फैमिली से, एक खानदान से इंडिपेंडेंट हो रहा होता है। 6 और 7 ईयर के बाद जो है वो बच्चा 3-4 के राउंड अबाउट क्लासेस, अगर हम अपनी जनरल जो सोसाइटी है इसमें देखें तो 3 क्लास में के राउंड अबाउट होता है, 6-7 ईयर के बच्चा जो होता है। तो ये जो एज है इसमें वो स्कूल जाता है, वहां पर इंडिपेंडेंटली बिहेव करता है, मतलब कि अपने क्लास फेलोज के साथ आजादाना तौर पर ख्यालात का इजहार करता है, अपनी पर्सनैलिटी को प्रेजेंट करता है। अब कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, कुछ चीजें हैं जो उसको इस क्राइम्स की तरफ या डिलिंक्वेंसी की तरफ ले जाती हैं और उसको डिलिंक्वेंट बना देती हैं। वो कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं, वो जो प्रिडिक्ट की गई हैं, जो प्रिडिक्शन की गई हैं इससे रिलेटेड, वो सबसे पहले तो एज लिमिट को डिस्कस किया गया है। जो टीन एज होता है या प्री 10 ईयर या 10 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं, खास तौर पर ये वो एज होती है जब वो इंडिपेंडेंट होना सीख रहे होते हैं या इंडिपेंडेंट हो रहे होते हैं। वो रहते तो डिपेंडेंट है, वो रहते तो डिपेंडेंट है, बट वो सोसाइटी में आजादाना तौर पर घूमते फिरते हैं और वहां से चीजों को सीखते हैं, तो तब वो ये चीजें लेते हैं। अब इसमें होता यह है कि इस एज में सबसे पहली बात जो है वो एक मुनासिब जो कंसल्टेंसी नहीं होती, एक मुनासिब स्किल नहीं होती किसी बच्चे के लिए। आमतौर पर खानदान के जो बड़े बूढ़े हैं वो अपने बच्चों को इसके बारे में आगाह करते हैं, समझाते हैं, लेकिन एक मैनेज और ऑर्गेनाइज तरीके से उनकी कंसल्टेंसी नहीं होती, उनको कंसल्ट नहीं किया जाता, उनको बताया नहीं जाता कि कौन सी चीजें ठीक हैं और कौन सी चीजें गलत हैं, जिसकी वजह से वो इस तरफ रागब होते हैं। इसमें सबसे पहले अबनॉर्मल और स्लो डेवलपमेंट ऑफ बेसिक स्किल। हाँ, इसमें एक फैक्टर ये भी है कि बाज औकात ऐसे बच्चों को मुनासिब जो इन्वायरमेंट है वो नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से उनकी जो स्किल्स हैं, उनकी जो सीखने का जो अमल है वो उस तरह से नहीं हो पाता जिस तरह से बच्चों में होना चाहिए। तो यहाँ एबनॉर्मल तरीका होता है, उसको डांट पीट का सामना करना पड़ता है, सोसाइटी में गलत रवैयों का शिकार हो जाता है, जिसकी वजह से वो इस मामलात में उलझ जाता है। सच एज स्पीच एंड लैंग्वेजेस, जैसा कि बाज औकात बच्चे को जुबान और जो लैंग्वेज है या बोलना जो है इससे रिलेटेड वो सीखता कम है, मतलब कि उसकी मुकम्मल तौर पर और मुनासिब स्किल डेवलपमेंट नहीं हो पाती। ठीक है, तो ऐसे बच्चे भी इन चीजों की तरफ चले जाते हैं। इसके बाद क्रोनिक वायलेशन ऑफ द रूल्स। तो इसके अलावा बच्चों में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको वो वायलेट करता है और फिर वहां से वो सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को वायलेट करता है। इसके बाद सीरियस एग्रेसिव बिहेवियर है टुवर्ड अदर स्टूडेंट्स आर द टीचर्स। हाँ, जब इसके बाद फैमिली के वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़ता है, फैमिली में उसको मुनासिब डेवलपमेंट नहीं हो पाती, उसकी लैंग्वेज एंड स्पीच डेवलपमेंट नहीं हो पाती, तो फिर वो स्कूल में जो है वो टीचर्स के साथ और स्टूडेंट्स के साथ या स्कूल के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको वायलेट करता है और उसके बाद फिर वो सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को वायलेट करता है। तो ये जो रिस्क फैक्टर्स हैं, ये जो चीजें हैं, ये जेवनाइल डेलिंक्वेंसी की तरफ ले जाते हैं और फिर वो छोटे छोटे क्राइम करता है। यही क्राइम्स फिर आगे चल के बड़े क्राइम्स बन जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद अगर हम देखें तो लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है। दरअसल किसी भी फैमिली का या किसी भी खानदान का जो लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है वो भी इसका बेसिक रिस्क फैक्टर है। जब बच्चे को घर से जरूरियात पूरी नहीं होती, उसके माँ बाप उसकी मुनासिब जरूरियात पूरी नहीं कर सकते, तो वो अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए सबसे पहले तो अपने क्लास फेलोज के बैग जो है वहां से चीजें चुराने की कोशिश करता है। इसके बाद फिर सबसे पहले तो अपनी फैमिली से चुराता है, अपने बहन भाइयों की चीजें चुराता है, और इसके बाद फिर वो अपने स्कूल या अपने क्लास के जो बच्चे हैं उनके बैगों से चीजें
चुराता है, और इसके बाद फिर वो आगे चलकर सोसाइटी में जो है वो स्नैचिंग करता है, वो चोरियां करता है और इस तरह के दूसरे काम करता है। एक्चुअली जो लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है इन द सोसाइटी, ये बहुत सारे जो जराइम है उसकी वजह बनता है, और खास तौर पर स्टूडेंट्स में, बच्चों में ये जो कॉन्फिडेंस है उसको बिल्टअप नहीं होने देता, कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता बच्चों का, जिसकी वजह से बच्चों में जो है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, और उनकी प्रॉपर जो है स्किल डेवलपमेंट नहीं होती। स्किल डेवलपमेंट ना होने की वजह से वो बच्चे पीछे रह जाते हैं। अब उनको अपने दूसरे लोगों के साथ या जिनको देखता है उनके स्टेटस को मेंटेन करने के लिए फिर वो मुख्तलिफ जो है वो हीले बहाने करता है, मुख्तलिफ जो है वो चोरियां करता है या इस तरह के काम करता है। अगर हम इन पॉइंट्स को देखें तो इसमें नेग्लेक्टफुल नेग्लेक्ट किया जाता है, ऐसे बच्चों को मॉनिटर नहीं किया जाता, नेग्लेक्ट किया जाता है। इसके बाद फिर बच्चों को मुनासिब जो है वो सहूलियात मुहैया नहीं की जाती, बच्चों को मुनासिब जो है उनकी देखभाल नहीं होती, उनको मुनासिब जो है वो खर्चा नहीं मिलता, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो गलत साइड पर चले जाते हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो वो डीलिंग विद जेवनाइल डेलिंक्वेंसी मींस ये है कि अभी हमने फैक्टर्स देखे। सबसे पहले तो जेवनाइल डेलिंक्वेंसी के हमने फैक्टर देखे, रिस्क फैक्टर जो है। इसके बाद हमने इसका एक जो फैक्टर है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस फैक्टर जो है उसको डिस्कस किया। अब ये चीजें तो हो गई, एक बच्चा जो है वो वायलेशन करना शुरू उसने कर दिया, ठीक है, वो सोसाइटी के कवानीन को वायलेट कर रहा है, वो स्टेट लॉज को वायलेट कर रहा है। अब उसको डील कैसे किया जा सकता है, ठीक है, तो इसका प्रोसीजर क्या है। अभी शुरू में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि ये जो डेलिंक्वेंसी है, ये जो जेवेनाइल डेलिंक्वेंसी है, ये ऐसे क्राइम्स हैं या ऐसे ये वायलेशंस हैं जो सोसाइटी के नॉर्म्स के अगेंस्ट हो और स्टेट लॉ के अगेंस्ट है, ठीक है। तो अब इनको जब डील करना है तो सोसाइटी और स्टेट लॉ की जिम्मेदारी बनती है। अगर हम सोसाइटी की जिम्मेदारी देखें तो उसमें सबसे पहले तो फैमिली की जिम्मेदारी है कि ऐसे बच्चों को खास तौर पर मॉनिटर किया जाए और बच्चों को उनके जो औकात हैं, उनका स्कूल टाइमिंग और उनका जो बाहर खेलने का टाइम है उसको मॉनिटर किया जाए। स्कूल टाइम के बाद वो फौरी घर आए और प्रॉपरली उसको जो है वो गाइड किया जाए, उसकी कंसल्टेंसी हो, तो तब बेहतर हो सकते हैं। इसके अलावा अगर लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है तो इन चीजों को भी हैंडल किया जा सकता है किसी हद तक। वालदैन जो हैं वो बच्चों की जरूरियात पूरा करने की कोशिश करें और जो घरेलू दूसरे खर्चे हैं, अखराजात हैं, उनको कम करके सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है उसको मेंटेन किसी हद तक किया जा सकता है। इसके बाद अगर हम लॉ की जिम्मेदारी देखें तो लॉ को चाहिए कि सबसे पहले जो है वो लॉ, यहाँ पर जब मैं बात करूंगा लॉ की तो वो स्कूल लॉज भी हो सकते हैं और स्टेट लॉज भी हो सकते हैं, दोनों तरह के लॉ हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लॉ की सबसे पहली जो जिम्मेदारी वो ये है कि इशू अ वार्निंग एंड रिलीज द माइनर। अगर माइनर जो है, अगर जेमनाइल जो है वो कोई वॉयलेट करता है, वो क्राइम उससे सरजद हो गया, उसने क्राइम कमिट कर लिया, तो लॉ को चाहिए, स्कूल लॉ को और स्टेट लॉ को चाहिए कि उसको वार्निंग इशू करे, उसको वार्निंग इशू करे और फिर उसको रिलीज कर, इम्प्रिजन ना करे। मतलब कि जब उसको इम्प्रिजन किया जाएगा तो वो दूसरे लोगों के साथ इम्प्रिजनमेंट में, कैद में वो दूसरे लोगों के साथ उठे बैठेगा, वहां से बहुत सारी और बीमारियां सीख सकता है, ठीक है। तो उसको इम्प्रिजन ना किया जाए, ठीक है, उसको रिलीज कर दिया जाए। इसके बाद डिटेन द माइनर एंड नोटिफाई द पेरेंट्स टू पिक अप हिम। बच्चे को डिटेन किया जाए, डिटेन होता है नजरबंद कर, ठीक है। उसको अगर स्कूल में ऐसा उसने कोई कानून तोड़ा है तो बच्चे को वहां पर बिठा लिया जाए, उसको फिर आजाद या क्लास में ना छोड़ा जाए, उसको बिठा लिया जाए, वालदैन को बुलाया जाए, वालदैन को प्रॉपर गाइड किया जाए, वालदैन की कंसल्टेंसी की जाए और इसके बाद उनको समझाया जाए कि आपने बच्चे के साथ किस तरह से डील करना है, ठीक है। तो बच्चे को वालदैन के सुपुर्द किया जाए। इसके बाद नेक्स्ट जो है रेफर द केस टू द जुवेनाइल कोर्ट। हाँ, अगर वो वायलेशन जो है वो अगेंस्ट स्टेट लॉ है और स्टेट लॉ में वो वायलेशन जो है वो फाल कर रही है इन द किसी भी वो जुर्म में फाल कर रही है, ठीक है, किसी भी क्राइम में फाल कर रही है और उसके अगेंस्ट, उस क्राइम के अगेंस्ट जो है वो पनिशमेंट है, तो फिर ऐसे केसेस को जेवेनाइल कोर्ट में भेज दिया जाता है। तो फिर वो कोर्ट जो है वो एज अ जेवेनाइल कोर्ट, जेवेनाइल प्रोसीडिंग जो है अकॉर्डिंग टू जेवेनाइल एक्ट चलाती है, और फिर जो भी सजा होती है या बच्चे को छोड़ना होता है या रिहेबिलिटेशन सेंटर भेजना होता है वो कोर्ट अपनी मर्जी से कर सकती है, उसकी जूरिस्डिक्शन है। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद अरेस्ट द माइनर एंड रेफर द केस टू द जुवेनाइल कोर्ट। इसके बाद
ये चीजें जो हैं ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो फैमिली जो है या एक सोसाइटी जो है वो बच्चे की रिहेबिलिटेशन या बच्चे की गाइडलाइन या बच्चे को कंसल्टेंसी फराहम करे, एक प्रॉपर कंसल्टेंसी फराहम करे, और उसके बाद उसकी फैमिली को गाइडलाइन या गाइडेंस फराहम करे कि बच्चे को किस तरह ट्रीट करे और बच्चे को किस तरह आगे लेकर जाए। इसके बाद नेक्स्ट वन जो है वो लॉ, और स्टेट लॉ, और फिर स्कूल या हमारे जो इंस्टीट्यूशन है, सोशल इंस्टीट्यूशन है, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो बच्चे के साथ किस तरह से डीलिंग करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये है डीलिंग विद जेवनाइल डिलिंक्वेंसी। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स अगर हम बात करें प्रिवेंटिंग जेवनाइल डिलिंक्वेंसी, मतलब कि इससे प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, इससे बचाव कैसे मुमकिन है। बचाव मुमकिन है, हर जो प्रॉब्लम होती है उसका हल होता है, यहाँ पर भी बचाव मुमकिन है। सबसे पहले वही बात है, स्टेट को, सोसाइटी को चाहिए और फैमिली को चाहिए कि बच्चे की प्रॉपर जो है वो नशोनुमा और उसकी डेवलपमेंट के प्रॉपर जो मौके हैं वो फराहम करे। इसके बाद जो अब्यूज ट्रीटमेंट है इसका कोई मुनासिब बंदोबस्त करे, मतलब कि बच्चे को तशद्दुद, हरासमेंट या फिर कोई ऐसा माहौल जिसमें बच्चा गलत चीजें सीख रहा है, इसकी प्रॉपरली ट्रीटमेंट की जाए। अगर फैमिली में ऐसे प्रॉब्लम्स हैं तो उनको फैमिली को गाइड किया जाए और उसको बेहतर करने की कोशिश की जाए। अगर उसकी सोसाइटी में ऐसा बुगाड़ है तो सोसाइटी को सोशल इंस्टीट्यूशंस के जरिए से प्रॉपरली गाइड किया जा सकता है, उसको नॉलेज फ्राहम किया जा सकता है। इसके बाद फैमिली काउंसलिंग है। डियर स्टूडेंट्स, फैमिली काउंसलिंग बहुत जरूरी है। दरअसल बच्चे की पहली दरस जो है वो माँ की गोद होती है, और बच्चा जो है वो फैमिली से, अपने घर वालों से, माँ बाप से, बड़े बहन भाइयों से, दादा दादी से ही सीखता है। तो फैमिली काउंसलिंग बहुत जरूरी है। सोसाइटी में ऐसे जो सोशल इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए जो फैमिली के रिलेटेड डिफरेंट जो डेलिंक्वेंसीज हैं, जो डिफरेंट क्राइम्स हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनके रिलेटेड आगाह हो और उसके रिलेटेड फैमिलीज काउंसलिंग करें, लोगों को उससे आगाही फराहम करें और लोगों को बताएं कि अपने बच्चों से को इनसे कैसे बचाया जा सकता है। इसके लिए मुनासिब बंदोबस्त किया जा सकता है। सबसे पहले तो फैमिली काउंसलिंग है, फैमिली को बताया जाए कि किस तरह अपने बच्चे को बचाया जा सकता है। इसके बाद फिर सोसाइटी इसमें रोल प्ले करे, और फिर इसमें जो गवर्नमेंट है या स्टेट लॉज हैं वो पार्टिसिपेट करें, वो काउंसलिंग करें। फिर इसके बाद फैमिली काउंसलिंग के बाद इंडिविजुअल काउंसलिंग है। बुनियादी तौर पर बच्चे को गाइड करना बहुत जरूरी है। अगर वालिदैन प्रॉपरली गाइड नहीं कर रहे तो सोसाइटी के सोशल इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, सोशल एसोसिएशंस होनी चाहिए जो बच्चे को प्रॉपरली गाइड करें। इसके बाद पेरेंटिंग एजुकेशन है। वालिदैन की एजुकेशन बहुत जरूरी है। वालिदैन एजुकेटेड होंगे तो बच्चे उनसे एक पॉजिटिव जो थिंकिंग है वो लेंगे, अच्छी उनकी डेवलपमेंट होगी, एक बेटर ग्रोथ होगी, जिससे बच्चे जो हैं वो पटरी से नहीं हटेंगे। इसके बाद फैमिली प्लानिंग सर्विसेज हैं। तो ये सर्विसेज भी जरूरी हैं किसी हद तक, क्योंकि अब पाकिस्तान की आबादी का अगर आप तखमीना लगाएं तो वो 2 मिलियन प्लस में चली गई है, और ये जो है एक अलार्मिंग कंडीशन है जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं सोसाइटीज में सोसाइटी को फेस करने पड़ रहे हैं। ये स्टूडेंट्स, इसके बाद हम अगर जुवेनाइल डेलिंक्वेंसीज स्टैटिक्स देखें तो इसमें बहुत सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस और दूसरी जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं वो इसके रिलेटेड काम वक्तन फवक्तन काम करते रहते हैं और डाटा इकट्ठा करते रहते हैं कि पाकिस्तान में जो है वो जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी के कितने केसेस रिपोर्ट हुए हैं और कितने बच्चों को सजा हुई है, कितने बच्चों के जुवेनाइल कोर्ट में केस चले हैं, कितने बच्चे जो हैं उसको रिहेबिलिटेशन सेंटर भेजा गया और उनको रिहेबिलिटेट किया गया, उनको प्रॉपर काउंसलिंग की गई, कितनी फैमिलीज को काउंसलिंग की गई और कितने बच्चों को जो है वो इससे बाहर निकाला गया। इसमें इन 2012 में पुलिस अरेस्टेड 182, तकरीबन 182 वायलेंट जुवेनाइल्स ऑफेंडर, ऐसे बच्चों को गिरफ्तार किया गया जो कि ऑफेंडर्स थे, जिन्होंने ऑफेंस किया था, जिन्होंने क्राइम्स किए थे। फॉर एवरी 1 लाख जुवेनाइल्स, ठीक है, हर 1 लाख में से तकरीबन इतने बच्चे थे, 182 बच्चे थे जिन्होंने क्राइम्स कमिट किए थे और स्टेट लॉ को वायलेट किया था। इसके बाद कुछ और भी फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जिसमें है कि पीक एज फॉर ऑफेंडिंग बिटवीन 15 to 19 ईयर ऑफ एज, और इसमें जो उन्होंने बताया है कि जो बच्चों की एज थी 182, ये जो 1 लाख या 182 जो बच्चे अरेस्ट हुए हैं, इनकी जो एज थी वो 15 से 19 साल थी। अब पाकिस्तान में, अभी थोड़ी देर मैंने पहले डिस्कस किया था, उम्मीद है कि आप एंड पर मुझसे पूछोगे कि पाकिस्तान में जो एज ऑफ मेजोरिटी है वो डिटरमिन्ड है, वो क्या है। तो एज ऑफ मेजोरिटी पाकिस्तान में जो है वो 18 ईयर है,
ओल्ड है, ठीक है। 18 साल के बाद आपका आईडी कार्ड भी बन जाता है और आप वोट भी कास्ट कर सकते हो, ठीक है। तो उससे पहले के जो होंगे वो बच्चे होंगे, वो जेवनाइल होंगे, और वो अगर ऑफेंस करते हैं तो जेवनाइल कोर्ट में जाएगा। अगर 18 के बाद कोई करेगा तो फिर वो जो रेगुलर कोर्ट्स हैं उस वो उनको डील करेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद 57% ऑफ जेवनाइल्स ऑफेंडर्स कंटिन्यू ऑफेंडिंग इनटू देयर मिड 20s। मतलब कि ये जो तकरीबन 52 से 57% ऐसे जेवनाइल ऑफेंडर्स हैं जिन्होंने बाद में भी ऑफेंस किए, मतलब कि वो रिपीट ऑफेंडर बन गए या हैबिचुअल ऑफेंडर बने, ठीक है। मतलब कि 20 साल के बाद भी उन्होंने ये काम किया। वो काउंसलिंग का कोई फायदा नहीं हुआ, फैमिली काउंसलिंग, पर्सनल काउंसलिंग और इन चीजों का कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद बाई द एज 30 ओनली 16 to 19% ऑफ द जुवेनाइल डेलिक्वेंट्स कंटिन्यू टू ऑफेंड। तो तकरीबन 30 से तकरीबन 30 एज तक 16 से 19% जो थे वो बच्चों ने वो किया। एक्चुअली जब ये फैक्ट्स एंड फिगर कलेक्ट की जा रही थी करते हैं तो कुछ जो जेवनाइल्स होते हैं उनको मार्क कर लिया जाता है कि इन बच्चों ने अगर ऑफेंस किया है या 182 पर ये किया जाए तो फिर उनको जब वो सोसाइटी में आ गए दोबारा उनको रिलीज कर दिया गया, फिर देखा गया उन्होंने दोबारा ऑफेंस किए कि नहीं किए, ठीक है। तो 30 ईयर ऑफ एज तक उनको मॉनिटर किया जाता है। इसके बाद अगर हम देखें तो कुछ वेरिएबल्स हैं जो जेवनाइल डेलिंक्वेंसी में अहम रोल प्ले करती हैं। कुछ वेरिएबल्स मीन्स होते हैं कुछ कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये जो चाइल्ड्स हैं ये वायलेशन की तरफ मूव करते हैं या वायलेशन की तरफ जाते हैं। चंद पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहला तो है वो इंडिविजुअल फैक्टर्स है। उसमें आप यूं कह सकते हैं कि पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं और इंडिविजुअल फैक्टर्स भी हैं। एक्चुअली पर्सनैलिटी जो है वो बच्चे की पोस्ट नटल इन्वायरमेंट में ही डेवलप होना शुरू हो जाती है। प्री नटल इन्वायरमेंट और पोस्ट नटल इन्वायरमेंट मीन्स ये है कि पैदाइश से पहले का टाइम और इसके बाद का टाइम। अच्छा, इसमें जब बच्चा पैदाइश के बाद बच्चे जो हैं वो अपनी फैमिली से बहुत कुछ चीजें सीखते हैं, ठीक है। तो जो रवैया होता है वालिदैन का खास तौर पर और फैमिली के बाकी लोगों का, उससे बच्चे जो हैं वो इफेक्ट लेते हैं। तो यही जो इफेक्ट है, अब अगर आपने देखा होगा कि एक बच्चे को ज्यादा मारपीट या डांट डपट की जाए तो वो झूठ बोलना बहुत जल्दी सीख जाता है। वो चीजों को छुपाना, जो फैक्ट्स हैं उनको कंसील करना बहुत जल्दी सीख जाता है। तो यही जो चीजें हैं वो आगे चलकर उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाते हैं। आप देखते हो कि एक आदत है, एक चीज आप बार बार करते हो ना तो वो चीजें आपकी आदत बन जाती हैं, आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाती हैं और वो आदतें पुख्ता हो जाती हैं। आप सिंपल मैं आपको मिसाल दूं, आप देखें कि स्कूल कॉलेज में जो स्टूडेंट्स हैं वो शौकिया या दूसरों को दिखाने के लिए स्मोकिंग करते हैं, ठीक है। और फिर अगर बार बार करते हैं तो फिर वो आस्ता 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 उसके एडिक्टेड हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं। और यही जो आदत है वो पुख्ता हो जाती है और पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाती है और आखिरी दम तक मरते तक वो सिगरेट नहीं छोड़ पाते। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो वेरिएबल है जिसमें पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और इंडिविजुअल फैक्टर्स हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत बेसिक रोल प्ले करते हैं इन द जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी में। इसके बाद ब्रेन डैमेज है। ब्रेन डैमेज एक्चुअली ये कुछ जूरिस्ट हैं, इन्होंने इस जो टर्म है इसको इंट्रोड्यूस करवाया। ये ब्रेन डैमेज मीन्स ये है कि इसमें जो जहन है वो डैमेज नहीं होता, मीन्स कि उसको जख्म नहीं लगता या वो चोट नहीं लगती। डैमेज मीन्स यहाँ पर यह है कि जो उसकी प्रॉपर जो डेवलपमेंट होनी थी, जो उसकी स्पीच, लैंग्वेज, उसके इमोशनल, फिजिकल और दूसरी जो डेवलपमेंट्स होनी थी वो प्रॉपरली नहीं हो पाती, जिसकी वजह से वो जहनी तौर पर वो डिसऑर्डर का शिकार हो जाते हैं। और यही डिसऑर्डर जो है वो ब्रेन डैमेज, मतलब कि वो कुछ चीजों के इतने आदी हो जाते हैं उनको छोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो इसके बाद फिर है साइकोपैथेटिक पर्सनैलिटी। साइकोपैथेटिक पर्सनैलिटी है जो है ये भी कुछ डिसऑर्डर्स हैं। मीन्स ये है कि एक जेवनाइल की जो पर्सनैलिटी है कुछ इस तरह से डेवलप कर जाती है कि वो कुछ चीजों का आदी हो जाता है और वो चीजें उसके लिए छोड़ना मुश्किल हो जाता है, जैसे कि झूठ बोलना या अपने आप की नमूदो नुमाइश करना। तो ये चीजें उसके लिए छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा वो, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो सिगरेट पीना शुरू कर देता है तो सिगरेट छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर चोरी की आदत पड़ जाती है तो चोरी करना, चोरी छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये जो चीजें हैं साइकोपैथेटिक पर्सनैलिटी का एक पार्ट है, ठीक है। तो ऐसे बच्चे भी जो हैं वो कभी भी नहीं छोड़ पाते। इसके बाद ब्रोकन होम्स हैं। ब्रोकन होम्स मीन है जहां पर घर टूट जाता है। डाइवोर्स पेरेंट्स हैं, जहां पर वालिदैन
की डाइवर्स हो जाती है, बच्चा जो है या बाप के पास या माँ के पास रहता है, तो दोनों उसको प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते, अपनी जो इकोनॉमिक्स की ज़रूरियात है उसको पूरा करने में लगे रहते हैं, और जिसकी वजह से बच्चा जो है वो गलत एक्टिविटीज़ का शिकार हो जाता है। इसके बाद ड्रग्स अब्यूज़ है, बच्चे जो हैं वो ड्रग्स की तरफ मूव कर जाते हैं, और फिर ड्रिंकिंग करते हैं, वो स्मोकिंग करते हैं, और ये चीज़ें जो हैं वो उसको मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स में ले जाती हैं, और फिर अपनी ड्रग्स को पूरा करने के लिए, अपनी साधनों को पूरा करने के लिए चोरी की तरफ जाते हैं, और यही चोरी फिर आगे चलकर उनको बड़े क्राइम की तरफ ले जाती है। ठीक है? इसके बाद कुछ पेरेंटल, वो मदर की तरफ से हो सकते हैं, वो फादर की तरफ से हो सकते हैं, वो डोमिनेंस हो सकते हैं, वो फादर और मदर पेरेंटल हो सकते हैं। तो ऐसी सूरत में भी बच्चे जो है वो बहुत जल्दी जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी की तरफ मूव हो जाते हैं। ठीक है? तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। डियर स्टूडेंट्स, इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।